हंसते हंसते कट जाएंगे आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ और मैं लेकर आया हूं क्यूएनए ऑन अमेंडमेंट्स। बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे कि अमेंडमेंट के लेक्चर्स अपलोड करते हैं, बट आई थॉट लेट्स गो अ स्टेप फर्दर एंड हेल्प स्टूडेंट्स in not just helping them understand the amendments but helping them understand how their actual application can be if a question like that pops up in the exam, which is very likely because these days ICI is asking a lot of questions on amendments. So my dear friends, without wasting any time, let's start with a very first amendment, ऑनलाइन मनी गेमिंग। दोस्तों ये एक नया सेक्शन क्या है, सेक्शन 14A ऑफ आईजीएसटी एक्ट के तहत दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया है, एज यू ऑल राइटली नो। राइट, सेक्शन 14A ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो बेसिकली एक चार्जिंग सेक्शन है जो चार्ज देता है, राइट, ये ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर को कि भाई तुझे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ऑयडार वाले को सेक्शन 14 में बोला है, ऐसे ही ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले को 14A में बोला है कि तुझे टैक्स देना पड़ेगा। राइट, और सेक्शन 24 ने क्लियरली अकोमोडेट किया उसको बाई सेइंग के बॉस, इसीलिए जब भी एक सप्लायर जो है माय डियर फ्रेंड्स, राइट, ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर, वो अगर आउटसाइड इंडिया है और एक पर्सन बेस्ड इन इंडिया को वो सर्विस दे रहा है, तो डेफिनेटली जो सप्लायर आउटसाइड इंडिया उसको झक मार के इंडिया के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। फिजिकल प्रेजेंस है तो भैया वो खुद ही कर ले, नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव वो भी नहीं है तो फिर पर्सन अपॉइंटेड राइट बाय सच ऑनलाइन गेमिंग सप्लायर। तो दोस्तों आज इस तरह से सेक्शन 14 एलोबरेट हुआ है और सेक्शन 24 भी रजिस्ट्रेशन के तहत उसे सपोर्ट करता है। राइट, इसी के रिलेशन में दोस्तों वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, सप्लाई चैप्टर के अंदर थोड़े अमेंडमेंट्स हुए हैं। वी नीड टू फिगर आउट दैट। लेट्स गो अहेड। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि मिस्टर अमित शाह, अ पार्टिसिपेंट ऑफ द ऑनलाइन मनी गेम इंस्टॉल्ड in the game app on 1/3/24 and has deposited 1 lakh in the wallet of Dream 11 and online money gaming company on 1/4/24। तो सिंपल सी बात है, अमित शाह ने इंस्टॉल तो भैया 1/3 को किया था ड्रीम 11 ऐप पर, उस पर उसने मनी डिपॉजिट किया है, राइट, 1 लाख रुपए का। एंड सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, उसने पार्टिसिपेट किया है इस गेम के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ड्रीम 11 वॉन्ट्स टू नो हैज़ इट सप्लाइड गुड्स और सर्विस इन दिस ट्रांजैक्शन। तो भैया गुड्स सप्लाई हुआ या सर्विस हुआ, सबसे पहले ये बताओ। राइट, तो आज सबसे पहला क्वेश्चन है कि ड्रीम 11 ने गुड सप्लाई किया है या सर्विस सप्लाई किया है टू अमित शाह। तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे आपको पता होगा कि अपार्ट फ्रॉम लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग को भी ऐड कर दिया है इन द डेफिनेशन ऑफ करेक्ट एक्शनेबल क्लेम्स। तो एक्शनेबल क्लेम्स ये जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये सभी चीज़ें दोस्तों क्या है, आ गई है। राइट, और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स ये क्या होगा, गुड्स। ठीक है, सर्विस नहीं होगा, क्या होगा, गुड्स। तो सबसे पहले गुड्स आ जाएगा। दूसरा, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा वेरी 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 सिंपल, ओके, एंड दैट इज डेट ऑफ पेमेंट। तो जब ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को पेमेंट रिसीव होगा उसी दिन बोला जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया है और उसके अगले महीने की 20 तारीख को आपको जीएसटी उस अमाउंट पे जमा कर देना है। ठीक है, परफेक्ट। तो एज यू ऑल कैन सी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला है कि भैया जो पार्टिसिपेंट है उसने इंस्टॉल किया है गेम ऐप ऑन 1/3/24 एंड हैज डिपॉजिटेड 1 लाख इन द वॉलेट, ओके, ऑन 1/4/24। तो इंस्टॉल भले 1/3 को किया है पर डिपॉजिट माय डियर फ्रेंड्स उसने पैसा किया है 1/4 को, तो 1/4 को ही क्या आ जाएगा दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इंस्टॉलेशन डजेंट मैटर कब हुआ है, डिपॉजिट कब किया है पैसा तब मैटर करता है। तो 1 लाख पे माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जो टैक्स है वो अक्रू हो जाएगा आपका, उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 1/4/24। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। थर्ड क्या क्वेश्चन, ओके, हु विल पे द टैक्स इन दिस केस, हु विल पे द टैक्स यानी कि हु विल पे द टैक्स टू गवर्नमेंट। ओके, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ओके इट इज
Dream 11 who will pay the tax to the government, my dear friends. Always, always, always. ठीक है, डजेंट मैटर कि ये इंडिया के अंदर हो या यूएस के अंदर हो या आउट ऑफ इंडिया हो, राइट, हमेशा ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर ही पे करेगा. Question number 2. Dream 11, which is located in Dubai, wants to provide online money gaming service to, okay, any person based in India. Dream 11, an online company based in Singapore, is supplying. Okay, my bad. My bad. एक सेकंड जरा, आप ऐसा समझो. Okay, small rectification. Go ahead. Now read it. Dream 11, an online money gaming company based in Singapore, is supplying service to Miss Payal, an unregistered person in India whose turnover is 18 lakhs. Okay, whose turnover is 18 lakhs, यानी कि Dream 11 का ही turnover is 18 lakhs, just to clarify it. Okay, and yeah, that's it. Okay, if you want, I'll just clarify it. Okay. Okay, Dream 11 turnover is 18 lakhs. Is Dream 11 liable to register? Right? दोस्तों, absolutely Dream 11 is liable to register. And वो liable to register है under section 24. कंपल्सरीली झक मार के करना पड़ेगा. मैं तेल लगाने गया कि कितना टर्नओवर मैं देखूंगा ही नहीं. अरे मैं देखूँ ही नहीं माँ कसम. ठीक है, ये केस. Next, will your answer be different if Miss Payal was a registered person in India? Yes, beta. My answer, will my answer be different? No, my answer will not be different. My answer will still remain the same. And in this case also, my dear friends, it's the online money gaming supplier, that is Dream 11, who will actually land up paying tax and land up getting registered. ठीक है, doesn't matter my dear friends, doesn't matter recipient कौन है आपका. Okay, वो registered है या unregistered है, doesn't matter. अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस दे रहा है तो सप्लायर ही रजिस्टर करेगा और सप्लायर ही टैक्स पे करेगा. एंड दिस इज एक्चुअली अनलाइक ऑर्डर सर्विसेज. लेट मी शो यू अ क्विक डायग्राम जो मैंने अपनी 75 पेजर चैट बुक में बनाया था. बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया, देख लिए एक बार. रुक जाइए दोस्तों, गौर से देखिए डायग्राम को. यस, दिस एंड दिस, राइट. तो गौर से अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे ऑर्डर सप्लायर है, नेटफ्लिक्स है जो है आउटसाइड इंडिया, राइट. उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोला है कब? जब रिसिपेंट सिर्फ अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया है. समझा? यानी अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन हुआ तो भैया ये रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स पे करेगा एज पर RCM. गॉट इट? अंडर 5(3). ओके, बट दोस्तों ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर की बात करें अगर, और वो अगर आउटसाइड इंडिया है, तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? पर्सन इन इंडिया. और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, यहाँ पे पर्सन इन इंडिया. तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बेसिक डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना और इसको याद रखना कि दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर सर्विस एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस. ठीक है, डन. ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ याद रखना कि रिसीपेंट तेल लगाने का रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, सिंपल सी बात है, सप्लायर ही टैक्स पे करेगा. ओके, लास्ट इज ऑल्सो एक्सप्लेन माय डियर फ्रेंड्स, ओके, द कॉन्सिक्वेंसेज इफ ही डज नॉट रजिस्टर एंड स्टिल कंटिन्यूज टू प्रोवाइड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस. अबे मोदी जी को जानता नहीं है क्या तू गाउठी? सेक्शन 14(a)(3) में लिख के रखा उन्होंने प्रोविजन. समझा कि अगर ये नहीं करता तो सीधा ब्लॉक कर देंगे भाई तेरे को. ओके, सीधा ब्लॉक कर देंगे भाई, एक्सेस ही नहीं मिलेगा तेरे को. Like clearly your access for public will be stopped under section 69(a) of the Income Tax Act 2000. Hope that makes sense. Okay, तो चिल कर बेटा, तेरे सब अरमानों पे पानी फेर देंगे, तो मत कर ऐसा, धतिंग मत कर. ओके, नेक्स्ट, चार्ज ऑफ GST एंड RCM. दोस्तों RCM में आपको पता है GTM में एक छोटा सा क्या है अमेंडमेंट आया है. तो GTM में माय डियर फ्रेंड्स, एज यू ऑल वेरी वेल नो, लेट मी जस्ट टेक यू टू द चार्ट, जस्ट अ सेकेंड. देयर यू गो, मैं निकला गड्डी लेके. तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है 5% है, दूसरा 12% है. 5% में डिपेंड करता है रिसीपेंट रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, और यहाँ पे डजेंट मैटर कुछ भी हो, GTA ही पे करेगा अनलेस ये दोनों केसेस है जिसमें ऑब्वियसली चीज़ें एग्जेम्प्ट हो जाती है. पर दोस्तों एक नया अमेंडमेंट निकला है यहाँ पे. नया अमेंडमेंट ये है
कि ऐसा भी हो सकता है कि GTA 5% ऑप्ट करे एंड ही डिसाइड्स टू पे टैक्स एज पर FCM. यस, ही डिसाइड्स टू पे टैक्स एज पर FCM. और अगर ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्लियरली GTA के केस में अगर वो GST लेता है एट द रेट 5% एंड ही चूजेस टू पे टैक्सेस पर FCM, याद रखना उसको इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स तीनों का नहीं मिलेगा ITC. गॉट इट? यस, तीनों का नहीं मिलेगा ITC. होप दैट मेक सेंस. ओके, तो ये चीज़ क्या है बाकायदा याद रखना एंड दैट्स इट. पर अगर यही GTA 5 नहीं 12% लेता है तो भैया सब में मिल जाएगा ITC. लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है यार, गवर्नमेंट इतना ही बोलता है, देख भाई तू एक तो छोटा रेट ले रहा है यहाँ पे 5%, उसमें किसका ITC लो? हाँ, पक्की बात है कि ये जो भी तेरे इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स है विल ऑब्वियसली अट्रैक्ट अ हायर रेट, और उस केस में ऑब्वियसली तेरा क्या हो जाएगा, नेट पेबल कभी आएगा ही नहीं, हमेशा लायबिलिटी नहीं ले आएगा, बिकॉज योर ITC विल बी मोर देन योर आउटपुट टैक्स. तो ऐसी सिचुएशन गवर्नमेंट इनवाइट करना नहीं चाहता और इसीलिए बोलता है जब भी आउटपुट टैक्स आपका क्या है लोअर रेट होता है इस तरह से, नो ITC. ठीक है, और ऑब्वियसली अगर बड़ा रेट है 12% तो गवर्नमेंट ने लोगों पूरा ले लो ITC, कोई दिक्कत नहीं है. समझा? यही है, और कुछ लॉजिक नहीं उसका. ठीक है, डन. तो दैट्स इट, विदाउट एनी ITC पे टैक्स एज पर FCM, कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, ओके, अगर मैं बात करता हूँ इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट सरदार ट्रांसपोर्टर्स जो एक GTA है इज सप्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस टू HUL फॉर अ फ्रेट ऑफ 1 लाख एंड इज चार्जिंग 5% ऑन द टैक्स इनवॉइस. टू प्रोवाइड दिस सर्विस ही हैज प्रोक्योर्ड इनपुट एंड इनपुट सर्विस. 2000 उस पर उसने GST पे किया है. कंप्यूट GST लायबिलिटी ऑफ GTA. राइट, तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे 1 लाख पे 5% 5000 है जो GTA बकायदा चार्ज कर रहा है इनवॉइस टू HUL, तो कलेक्ट कर लेगा 5000, पर ITC उसे 2000 रुपये का नहीं मिलेगा, इसीलिए टोटल पैसा वो पे करेगा बाय कैश एंड नॉट बाय यूटिलाइजिंग एनी ITC. तो बस वही चीज़ की है मैंने यहाँ पे. ठीक है, दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों क्या है, एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था RCM में सर्विस के केस में विद रिस्पेक्ट टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू कंपनी. दोस्तों याद रखना, डायरेक्टर टू कंपनी जब भी क्या है सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और वो डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसका TDS 194J में कट रहा है, RCM ही लगेगा, कंपनी ही टैक्स पे करेगा. बट ये तब हो पाएगा जब ये डायरेक्टर इन इज प्रोफेशनल कैपेसिटी ये सर्विस दे रहा है. बट अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है तो गाउठी, याद रखना, RCM नॉट एप्लीकेबल, FCM एप्लीकेबल, एंड उस हिसाब से डायरेक्टर ही टैक्स पे करेगा एज पर FCM. उसी का एग्जाम्पल है कि शाहरुख खान, अ डायरेक्टर ऑफ रेड चिलीज फॉर द पर्पज ऑफ शूट ऑफ जवान, रेंटेड द गार्डन area of his mannat, okay, in his personal capacity. Just write it down, in his personal capacity, to Red Chillies Entertainment for an annual rent of 50 lakhs. क्लियरली दोस्तों यहाँ पे SRK ही टैक्स पे करेगा बिकॉज उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने पर्सनल इमोल प्रॉपर्टी को दिया है रेंट पे. ठीक है, परफेक्ट. नेक्स्ट दोस्तों, कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत एक अमेंडमेंट आया है. तो कॉम्पोजिशन स्कीम में माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, पहले दोस्तों एक बंदिश थी. बंदिश ये थी कि आज एक कॉम्पो टैक्स पेयर दोस्तों क्या है, याद रखना, अगर ECO के थ्रू क्या है गुड सप्लाई करता है, यानी मैं कॉम्पो टैक्स पेयर हूँ और मैंने Amazon के थ्रू गुड सप्लाई किया, अभी डजेंट मैटर कि मैंने विद इन द स्टेट सप्लाई किया हो या आउटसाइड द स्टेट किया हो, सीधा ECO के थ्रू आपने गुड्स या सर्विस कुछ भी सप्लाई किया है तो सबसे पहले पोजीशन क्या था, सीधा ऑप्ट आउट करो. ओके, कॉम्पो से निकले, नॉर्मल में आए, एज सिंपल एज दैट. बट अब पोजीशन चेंज हुआ है सिर्फ गुड्स के रिलेशन, गुड्स ना रिलेशन में चेंज क्यों है, सर्विस में नहीं. ओके, ये याद रखना. ठीक है, उसे चिल्लाना पड़ता है आपको तो ही क्या याद रहता है. तो गुड्स के रिलेशन में पहला पोजीशन कुछ ऐसा है. ओके, लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर. ओके, कि अगर गुड्स के रिलेशन में ओके आप ECO के थ्रू गुड्स बेच रहे हो विद इन द स्टेट, तो भैया यू कैन कंटिन्यू कॉम्पो स्कीम.
समझा? पर वही गुड्स को आप ईसीओ के थ्रू बेच रहे हो आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, तो यू विल हैव टू क्लियरली ऑप्ट आउट ऑफ कॉम्पो स्कीम एंड स्टार्ट विथ नॉर्मल स्कीम। और सर्विस की अगर बात करें दोस्तों, वो अगर आप ईसीओ के थ्रू देना शुरू कर रहे हो, फिर आपने डजेंट मैटर 10(1) के तहत लिया हो या 10(2)A के तहत लिया हो, डजेंट मैटर, राइट, वो इनसाइड द स्टेट हो या आउटसाइड द स्टेट हो, डजेंट मैटर, आपको ऑप्ट आउट ही करना पड़ेगा। डज दैट मेक सेंस? यस सर, ओके, क्योंकि एक्सेप्शन सिर्फ गुड्स के रिलेशन में और वो भी विद इन द स्टेट। तो आज अगर मैं कॉम्पो टैक्स पेयर हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे एज अ कॉम्पो टैक्स पेयर एनकरेज किया है कि तू इको की हेल्प से ओके क्लियरली विद इन द स्टेट भी माल बेचेगा तो भी चलेगा, बिकॉज समथिंग लाइक अ यूपी which has a population of 20 crores, which is almost it's more than the population of Pakistan. It's a great market for a compo taxpayer, right? He can expand his business tremendously. So remember that very well. Okay, yes, बस इसके लिए compliances करने पड़ेंगे my dear friends। किसको? करेक्ट, और कॉम्पो टैक्स पेयर को नहीं, ईसीओ को। ईसीओ को 3 मेजर चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले इंटर स्टेट सप्लाई अलाउ करने नहीं देना है, टीसीएस काटना है, और अपने जीएसटीआर रेट में जो भी क्या है दोस्तों, उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो देनी है, जो भी सप्लाईज का डेटा देना है, वो उसे डिटेल्स देनी पड़ेगी उसमें, इवन विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पो टैक्स पेयर, ठीक है, दैट्स इट। ये 3 ही कंडीशन है, ऐसा कुछ ज़्यादा कोई और कंडीशन नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन ईसीओ को ही करनी है, जो खुद सप्लायर है, कॉम्पो टैक्स पेयर है, उसको ये सब कंप्लायंसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डन। वही बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों मिस्टर संदीप के केस में, जो एक रिटेल ट्रेडर है मुंबई में, टैक्स पे कर रहा है अंडर कॉम्पो स्कीम फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सिंपल सी बात है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत क्या है बिजनेस कर रहा है, और फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं, आई विल गो बिग नाउ और ईसीओ के थ्रू मैं माल बेचूंगा, राइट, दैट्स इट, मेक सेंस। एंड नेक्स्ट इज सिंपल क्वेश्चन पूछा है, विल मिस्टर संदीप बी एबल टू कंटिन्यू हिज कॉम्पो स्कीम और ही शैल हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ इट? क्लियरली दोस्तों, ही विल हैव टू, okay, he can easily continue, he will not opt out of it, right? Make sense? Point number 1. Point number 2, if yes, then what are the compliances to be done? तो compliances मैंने आपको डिस्कस करके दे दिए हैं, और compliances सिर्फ ईसीओ को करना है, ओके, कोई भी मिस्टर संदीप ट्रेडर को नहीं करना है, ठीक है, डन। अच्छा, फॉलो अप क्वेश्चन है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर संदीप वांट्स टू सप्लाई गुड्स आउटसाइड द स्टेट? यस, ही विल हैव टू डिसकंटिन्यू द कंपोजिशन स्कीम। Will your answer be different if Mr. Sandeep wants to supply service within the state or outside the state? Yes, in that case also he will have to discontinue the composition scheme, ठीक है, ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखना दोस्तों, ये मेरा निवेदन है आपसे। ओके, अगर आपको चाहिए तो एक छोटा सा क्या है, मैंने बढ़िया सा चुन्नू मुन्नू सा डायग्राम भी बनाया है, जस्ट अ सेकेंड। There you go, my dear friends. होप दिस इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू, राइट। बढ़िया सा डायग्राम है, इसमें क्लियरली पोजीशन क्या है दोस्तों, स्टेट कर दिया गया हम लोगों ने, ठीक है, डन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सप्लाई चैप्टर। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट सर्विस, कि भाई देखो सिंपल सी बात है, पहले समझा देता हूँ मैं, कि बॉस अगर ऐसा सीन है कि आपने, ठीक है, टिकट बुक की है मूवी की, वेरी सिंपल, तो आपने बुक माई शो के थ्रू क्या है टिकट बुक कर दी है, और आप कंज्यूमर हो, लेट्स से मिस्टर एक्स, आप गए बुक माई शो में, आपने टिकट बुक की, और टिकट के साथ साथ सिंपल सी बात है आपने ओके एक पॉपकॉर्न भी ले लिया, और ये कॉम्बो ऑफर था कुछ 1000 रुपये का। तो क्वेश्चन ये है कि 1000 रुपया भी, उस पर कौन सा जीएसटी का रेट लगेगा, राइट, सिनेमा का या फिर पॉपकॉर्न का? बेसिकली ऐसा है कि रेस्टोरेंट सर्विस गिना जाएगा इसको, या फिर क्या है सिनेमा सर्विस। तो फिर गवर्नमेंट ने एक स्टैंड ले लिया कि भाई सिंपल सी बात है, मेन तो एजेंडा क्या है आपका, मूवी में थिएटर में मूवी देखना, राइट, तो फिर सिंपल सी बात है, इसको कॉम्पो क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिशन क्या, कॉम्पोजिट सप्लाई बोल देंगे, और प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे आएगा सिनेमा,
ठीक है। दूसरा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स सिंपल था कि अगर मैं लेट्स से बुक माई शो से सिर्फ टिकट बुक करता हूँ, पॉपकॉर्न नहीं खरीदता हूँ, सिर्फ टिकट बुक करता हूँ, और फिर वहाँ जाके उसकी कैंटीन में मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ कि भैया समोसा दे दो, पॉपकॉर्न दे दो, राइट, तो फिर वो क्या होगा, तो फिर वहाँ पे वो एक इंडिपेंडेंट सप्लाई हो जाता है, राइट। और वहाँ पे ओके वो जो कैंटीन है पीवीआर का, वो जो मुझे पॉपकॉर्न और समोसा दे रहा है उसके रेस्टोरेंट सर्विस ही बोला जाएगा, ठीक है। तो बस वही है दोस्तों, यहाँ पे अक्षर और नैतिक है, वो टिकट बुक करते हैं एनिमल मूवी की while purchasing tickets online on PVR app. Naitik booked for a combo offer where he paid for a ticket and a mini meal of 500. Comment whether this is a composite supply or a mixed supply. तो concept बहुत simple है दोस्तों. It is clearly a composite supply and here the principal supply will be cinema service. ठीक है. Next is Rishi and Dimple booked tickets for 12th Fail movie. While purchasing online tickets, Rishi booked tickets through Book My Show. During interval, Dimple purchased popcorn and cold drinks for herself from the canteen. Comment whether food and drinks supplied by the canteen is supply of service or not. Right? So clearly दोस्तों, it is supply of service, and with service clearly it is supply of restaurant service. ठीक है? Done. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट में। यहाँ पे ई इनवॉइस के केस में दोस्तों क्लियरली बोला गया है कि बॉस अगर आप B2B सप्लाईज करते हो, इसमें B2B और डायनामिक QR कोड में B2C, वहाँ पे 500 करोड़, यहाँ पे 5 करोड़ अगर एक्सीड करता है इन एनी फाइनेंशियल ईयर राइट फ्रॉम 17-18 टू नाउ, ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा आपको उस दिन से, राइट। क्लियरली दोस्तों यहाँ पे टर्नओवर उसका है, राइट, 40 करोड़ और आपका लिमिट है 5 करोड़ का, एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। परफेक्ट है। नेक्स्ट याद रखना क्यों, क्योंकि ये फैशन क्वीन है, नॉर्मल कोई बिजनेस है, ये एक्सेप्शन में नहीं आता है, राइट। पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेप्शन में आता है यार, एग्जेम्पशन नहीं रह गए, एक्सेप्शन में आता है, ई इनवॉइस के एक्सेप्शन में आता है। एंड क्लियरली दोस्तों टर्नओवर तेल लगाने का भले ही 52 करोड़ क्यों ना हो, ओके, विच इज मोर देन 5 करोड़, डजेंट मैटर, यहाँ पे ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी यार, ओके, यस। दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है इन केस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, और वो है ओवर द काउंटर सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर सप्लायर को रिसीपेंट का एड्रेस पता है तो रिसीपेंट का लोकेशन, नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन। अब इसमें एक छोटी सी लाइन भी क्या है क्लियरली मेंशन की है, दैट सिंपली मेंशनिंग ऑफ दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन स्टेट इज ऑल्सो इनफ इन द इनवॉइस, राइट। तो सिंपली मेंशन ऑफ स्टेट इज ऑल्सो इनफ, पूरा कौन सी गली नुक्कड़ खाने में वो रहता है, कौन सा बिल्डिंग है, क्या नगर है, डजेंट मैटर, मुझे बस स्टेट चाहिए। अगर सप्लायर को रिसीपेंट का स्टेट पता है तो दैट्स इनफ फॉर हिम टू से दैट उसे रिसीपेंट का एड्रेस पता है, दैट्स इट। पूरा एड्रेस का सफिशिएंसी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे उसी के रिलेशन में क्वेश्चन है दो। सबसे पहला है मिस्टर अनिल, unregistered person is a resident of Delhi and currently posted in Dehradun. He went on an official visit to अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे उसने एक लेदर बैग खरीदा एंड शॉपकीपर जो है मेसर्स ABC issued a tax invoice in the name of Sunil only. Mr. Sunil returned back to Dehradun along with the leather bag. Determine the place of supply. तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे उसने सिर्फ नाम लिया है, कोई डिटेल्स नहीं लिए सुनील की कि कहाँ रहता है वो करके, उसका लोकेशन क्या है करके। तो भैया सप्लायर का ही लोकेशन जो है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एंड सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ही परचेज्ड अ लेदर बैग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ओके नेक्स्ट बेसिकली लोकेशन ऑफ सप्लायर। नेक्स्ट इज मिस्टर पिंटू, ये भाई क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिडेंट ऑफ करनाल हरियाणा। ही वेंट टू शिमला, ओके, विच इज फॉलिंग इन हिमाचल प्रदेश along with his family.
कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसको मेडिसिन खरीदना पड़ा, मेडिसिन के लिए मेडिकल स्टोर में गया जो मॉल रोड शिमला में था, एंड द टैक्स इनवॉइस वाज इशूड इन द नेम ऑफ पिंटू मेंशनिंग द एड्रेस ऑफ करनाल हरियाणा ओनली, यानी कि पूरा एड्रेस मेंशन नहीं था, सिर्फ उसका स्टेट मेंशन था। ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, समझा? यस, यानी कि वो आ जाएगा हरियाणा, समझा? डन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की है विथ रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग सर्विस, राइट? एडवर्टाइजिंग के सर्विस के रिलेशन में एक बड़ा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँ तो मुद्दा कुछ ऐसे निकल के आता है दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई में। लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दैट। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत ही लॉजिकल मुद्दा है मैं बोलूँगा, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है, तीन सिचुएशन है। एक है एडवर्टाइजिंग एक है लेट्स से कंपनी जिसको एडवर्टीजमेंट करवानी है, लेट्स से फ्लिपकार्ट, क्योंकि बहुत पैसा है इसके पास जलाने के लिए बेटा, वो पकड़ती है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को, और एडवर्टाइजिंग कंपनी पकड़ती है होर्डिंग वाले को, ठीक है? वेरी सिंपल। तो यहाँ पे दोस्तों अमेंडमेंट इतना ही था कि भैया ये तो इसको एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है, पर ये इसको एडवर्टीजमेंट सर्विस नहीं दे रहा है, रेंटिंग ऑफ स्पेस का सर्विस दे रहा है। तो ये 12(3) में आ जाएगा और ये 12(2) में आ जाएगा। गॉट इट? यस, दैट्स इट। पर दोस्तों कल उठ के ये एडवर्टीजमेंट कंपनी ये होर्डिंग कंपनी को बोले कि सुन भाई, अब तक तो तू सिर्फ जगह भाड़े पे दे रहा था, बिकॉज तेरा होर्डिंग जहाँ पे था वो मैंने क्या है भाड़े पे ले लिया था 1 महीने के लिए, उसका रेंट मैंने दे दिया। पर अगर लेट्स से ये एडवर्टाइजिंग कंपनी होर्डिंग कंपनी को बोलता है सुन, होर्डिंग कितने लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, राइट, उसका लोकेशन क्या है, क्रिएटिव क्या है, ये सब तू डिसाइड करेगा। तो फिर होर्डिंग कंपनी, याद रखना, तू 12(3) नहीं, तू भी 12(2) के तहत ही सर्विस मुझे दे रहा है, और मैं वो क्या है आगे 12(2) के तहत ही एडवर्टीजमेंट दे रही हूँ। ऐसे ही समझ के मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, बिकॉज जो भी क्रिएटिव डिसीजन है वो भी तू ले रहा है, तू सिर्फ जगह भाड़े पे नहीं दे रहा है, तू उसके आगे जा रहा है, राइट? मुझे पूरा प्लान डिजाइन करके दे रहा है, क्रिएटिव डिजाइन करके दे रहा है, लोकेशंस बता रहा है, राइट? ऑल ऑफ दैट, दे आर ऑल क्रिएटिव डिसीजंस। तो फिर उस केस में तू सिर्फ जगह भाड़े पे नहीं दे रहा है, तू 12(2) के तहत मुझे अभी एडवर्टीजमेंट सर्विस ही दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा नेचर क्या है होर्डिंग वाले का चेंज कर दिया। एक में वो सिर्फ जगह भाड़े पे देता था, एक होर्डिंग है एक लो, राइट, इसका भाड़ा इतना है, सिंपल। पर दूसरे केस में मैंने क्या बताया तुझे कि एडवर्टीजमेंट कंपनी होर्डिंग वाले को बोलता है बस होर्डिंग नहीं चाहिए, दूसरे सब क्रिएटिव इनपुट्स भी चाहिए, तब वो क्या है फिर होर्डिंग का सर्विस नहीं दे रहा है, 12(3) का सर्विस नहीं दे रहा है, 12(2) के तहत एडवर्टीजमेंट सर्विस ही दे रहा है, ऐसा ही मानना है। तो दोस्तों यहाँ पे ओके, उसी लाइन पे चलते हैं और फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं कि क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एक मैन्युफैक्चरर है मिनरल वाटर का, वो एंटर करता है ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद, राइट? और उसको बेटा कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर में एक अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया है, राइट? और स्ट्रक्चर ऑन विच द होर्डिंग्स आर टू बी डिस्प्लेड इज टेकन ऑन रेंट बाय GAA फ्रॉम मिस्टर कपूर, ओके, विच इज़ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही है, 3 जन है। पहला तो ये क्रिस्टल वाटर है दोस्तों, क्रिस्टल वाला है, फिर ये ग्लोबल एडवर्टाइजिंग वाला है, और फिर दोस्तों कौन है, मिस्टर कपूर, ठीक है? तो कपूर होर्डिंग का सर्विस दे रहा है और ग्लोबल एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा है। तो कपूर 12(3) के तहत दे रहा है सर्विस रेंटिंग ऑफ स्पेस का, और ये दे रहा है 12(2) के तहत एडवर्टीजमेंट सर्विस टू प्राइवेट कंपनीज विच इज अदर देन CGST, UT एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आर यू गेटिंग इट? यस। तो इस तरह से क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे जज होगा, ओके, यस। तो इसका आ जाएगा 12(3) के तहत क्या, बताओ ना प्लीज। तो बेटा सिंपल सी बात है, द होर्डिंग्स आर टू बी डिस्प्लेड, the structure on which the hoardings are to be displayed taken on rent by GA from Mr. Kapoor, registered in Delhi, ठीक है? And the hoardings are where? तो the hoardings
आर एट अवार्ड्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड एट कन्वेंशन सेंटर इन गुजरात। तो सिंपल सी बात है, ये गुजरात आ जाएगा। और ये 12(2) के तहत रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ये मुंबई आ जाएगा, महाराष्ट्र। ओके, परफेक्ट, डन। Determine the place of supply for tax invoice to be raised by GAA to CWL। तो GAA to CWL के केस में दोस्तों आ जाएगा मुंबई, और कपूर टू ग्लोबल में आ जाएगा गुजरात। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन में दोस्तों आपको पता ही है कि आज यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए कि मिस्टर वाई, an unregistered supplier of selfie sticks based in Mumbai, supplies goods through Flipkart, collects TCS, which collects TCS under section 52 to other states of India amounting to aggregate turnover of 5 lakhs. Is he liable to register? Hell yes, hell yes। तेल लगाने का टर्नओवर क्या है, पर वो दोस्तों क्या कर रहा है, मुंबई से दूसरे स्टेट्स में माल बेच रहा है, और वो भी गुड्स का। कंपल्सरी रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24, राइट, सिंपल एज दैट। बट दोस्तों बात करते हैं अगर मिस्टर एक्स की, राइट, जो एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स है बेस्ड इन मुंबई थ्रू फ्लिपकार्ट, टर्नओवर है 5 लाख, एंड ही वांट्स टू सप्लाई टू अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र, और वो खुद मुंबई का है और उसको अदर सिटीज ऑफ महाराष्ट्र में बेचना है। तो दोस्तों याद रखना, यही रिसेंट अमेंडमेंट है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ, इसीलिए तो अनरजिस्टर्ड, और उसको ईसीओ के थ्रू माल बेचना है विद इन द स्टेट, वो कर सकता है, वो कर पाएगा। उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझा? यस। तो इज ही कंपलसरी लायबल टू रजिस्टर? नो। क्या कंप्लायंसेस उसे करने हैं? यस। क्या ईसीओ को करना है? यस। अनलाइक कॉम्पोजिशन स्कीम जहां पे सिर्फ ईसीओ को करना है, यहाँ पे ईसीओ एंड अनरजिस्टर्ड सप्लायर दोनों को करना है। क्या करना है तो देखो भैया, सबसे पहले तो याद रखो उसके पास एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, उसके पास पैन नंबर होना चाहिए। याद रखना एनरोलमेंट नंबर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरस्टेट सप्लाई वो कर नहीं सकता, एक से ज्यादा स्टेट में वो ईसीओ के थ्रू माल बेच नहीं सकता। लोगों को पता नहीं क्यों ये और ये फॉर सम रीजन एक ही लगता है, अरे ये दोनों कंडीशन अलग अलग है रे भाई, चीख चीख के बोलूं क्या? ओके, उसका रीजन क्या है? वेरी सिंपल। ओके, आज समझो मिस्टर एक्स है, वो महाराष्ट्र में है, तो समझो आज यहाँ पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को माल बेच रहा है गुजरात में, इसको बोलेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। लो कर लो बात, ये समझाना पड़ रहा है मुझे अभी। तो ये वो नहीं कर सकता, समझा? यस, वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अंदर ही क्या है, गुड्स बेच सकता है। अब दूसरा पार्ट, ओके, वही मिस्टर एक्स की लेट्स से ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है। ब्रांच 1 महाराष्ट्र में, ब्रांच 2 गुजरात में, और दोनों का टोटल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर 6 लाख ही होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है। तो क्लियरली थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने एक्सीड नहीं किया 40 लाख का, बिकॉज मैं गुड्स में ही डील करता हूं। तो अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट ने बोला तू कोई भी एक ब्रांच चूज कर ले, महाराष्ट्र या गुजरात, कोई भी एक स्टेट चूज कर ले जहां पे भी तेरी ब्रांच है। तो अगर तू बोलता है महाराष्ट्र के अंदर ही दोस्तों मैं ईसीओ के थ्रू क्या माल बेचूंगा, तो फिर गुजरात में नहीं बेच सकता। तो ओके, यानी गुजरात में मेरी ब्रांच है और गुजरात की अदर सिटीज में मैं नहीं बेच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि ब्रांच 1 ईसीओ के थ्रू माल बेचेगा। तो याद रखना कि आपकी सभी ब्रांचेस ईसीओ के थ्रू माल नहीं बेच सकती है, गुड्स नहीं बेच सकती है विद इन द स्टेट। अगर 10 है तो सिर्फ एक ही डिसाइड करना है, 2 है तो भी एक ही डिसाइड करना है। कोई एक ब्रांच को ही क्या है आपके पास पावर मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे आप गुड सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सब स्टेट्स में आप नहीं कर सकते। ठीक है, पैन होना चाहिए। अच्छा, आपका ओके एड्रेस, प्लेस ऑफ बिजनेस और स्टेट, इसकी भी डिटेल दे देना कॉमन पोर्टल पे। एनरोलमेंट नंबर 1 होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड भैया नो गुड शैल बी सप्लाइड थ्रू ईसीओ अनलेस यू हैव एनरोलमेंट नंबर। सिंपल। ईसीओ को क्या करना है? वेरी सिंपल, इंटरस्टेट सप्लाई करने नहीं देना है। टीसीएस इसका आप काटोगे नहीं, क्योंकि सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है भाई। टीसीएस काट के क्या है, सप्लायर के ई कैश लेजर में जाएगा है? अरे ई कैश लेजर होना चाहिए ना उसका, गाउठी।
नहीं काटोगे टीसीएस, कॉम्पो वाले में काटोगे क्योंकि वो है टैक्सेबल पर्सन एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, तो जैसे ही टीसीएस काटोगे कॉम्पो वाले का, वो कॉम्पो वाले के ई कैश लेजर में आ जाएगा कि नहीं? नॉनसेंस। यस। ओके। एंड थर्ड माय डियर फ्रेंड्स इज वेरी 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 सिंपल। ओके, जीएसटीआर रेट में आपको सब डिटेल्स फिल कर देनी है, ठीक है। तो यही है दोस्तों, और क्या है। और जो एनरोलमेंट नंबर वाला है आप उसी को अलाउ करेंगे और किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवोकेशन। रिवोकेशन में दोस्तों टाइम लिमिट चेंज हो गया एप्लीकेशन का, राइट। पहले 30 था, फिर 45 था। अब सिंपल सी बात है, सीधा बोल दिया भाई 90 डेज है प्लस एक्सटेंशन 180 डेज है, ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो उसी पे क्या है दोस्तों पूरा क्वेश्चन बनाया है भैया। उसने तो 40 डेज के अंदर ही कर दिया है, विद इन, विच इज क्लियरली विद इन 90 डेज, एंड विच इज वाई माई डियर फ्रेंड्स, सिंपल ये हो चुका है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट का कंटेंशन गलत है, ये क्लियरली हो जाएगा, एंड ये हो चुका है और विद इन टाइम लिमिट ही हो चुका है, दैट्स इट। क्वेश्चन 4 की दोस्तों अगर बात करें तो रूल 10A के तहत आता है ये। रूल 10A में माय डियर फ्रेंड्स इतना ही बोला है, पहले कुछ 45 डेज का टाइम लिमिट था फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, अब 30 डेज का टाइम लिमिट है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी और जीएसटीआर 1 जब आप फाइल करते हो विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे 17/4 है दोस्तों डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, वहाँ से बेटा 30 डेज आपका आएगा 17/5/24, राइट। एंड दूसरा है ओके जीएसटीआर 1 11/6, तो 11/6 या फिर क्या है 17/6 विच एवर इज अर्लियर, एंड विच इज वाई इट विल बी ओके सॉरी 17/5, ठीक है। 17/5 या 11/6, आई थिंक मैंने 17/6 बोल दिया था, 17/5 या फिर 11/6 विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो यही है, ओके, होप दैट मेक सेंस, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों एक छोटा सा क्या क्वेश्चन है, तो एक नया एंगल ऐड हुआ है, वो एंगल मुझे बताना था। तो फिजिकल वेरिफिकेशन दोस्तों याद रखना, आपको डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। बस एक कंप्लायंस क्या है वो प्रॉपर ऑफिसर पे डाल दिया है कि तू जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है या फोटोग्राफ्स तूने कलेक्ट किए वो तुझे 15 दिन के अंदर क्या है अपलोड कर देना है कॉमन पोर्टल पे। अभी 15 दिन क्या है, तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर तूने बाद में किया है ओके आरसी ग्रांट होने के बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के 15 वर्किंग डेज के अंदर, 15 वर्किंग डेज के अंदर तुझे अपलोड कर देना। तो यहाँ पे ये बंदे का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, ओके। कब हुआ है दोस्तों? वेरी सिंपल, 20th मई को, right? The proper officer decided that a physical verification was required and conducted the same on 20th February, ठीक है। अब सिंपल सा केस है, यहां से आपको 15 दिन गिनना है, ठीक है। तो ये 15 दिन क्या आएगा बताओ? तो क्लियरली दोस्तों मई में 31 डेज है, 20 चले गए तो बचे 11 और क्या है 4, तो 4 जून तक आपको अपलोड कर देना है, ठीक है, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स शुरू करते हैं टीसीएस। टीसीएस में माय डियर फ्रेंड्स मैं स्पेसिफिकली ये 3 क्वेश्चंस इसीलिए करवाना चाहता हूँ बिकॉज ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस है और इसमें आपका ईसीओ का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। तो पहले मैं वो समझा देता हूँ एंड देन आई विल टेक दिस, ओके। पहले एक चीज़ हमेशा समझना कि आज फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, एक ईसीओ है और एक रिसिपेंट है, ठीक है। देखो ईसीओ हमको 2 ही केस में याद आता है, सबसे पहले टीसीएस चैप्टर और दूसरा जो है माय डियर फ्रेंड्स 9(5). तो जैसे फॉर एग्जांपल ओके मैं होटल इंडस्ट्री का पार्ट लेता हूँ, तो लेट्स से ये होटल सप्लायर और एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो इस केस में याद रखना ओके फॉर एग्जांपल 10,000 का होटल का बुकिंग होता है और जीएसटी का रेट है यहाँ पे 18%।
तो एक चीज याद रखना, सिंस होटल इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, यहाँ पे ये सप्लाई 9.5 में कवर नहीं होगा, राइट, क्योंकि 9.5 में ईसीओ पे करता है, पर यहाँ पे कौन पे करेगा, 9.1 के तहत सप्लायर। और जब सप्लायर टैक्स पे करता है ना, राइट, यानी ये 10,000 पे 18% टैक्स पे करेगा, 1800, तो फिर ईसीओ जाग जाएगा कि यार मुझे भी टीसीएस काटना है इस पे, राइट, 10,000 पे 1%, समझा, क्योंकि टीसीएस भी किस पे काटा जाता है, नेट टैक्सेबल सप्लाईज पे, राइट। तो सप्लायर जब भरेगा जीएसटी तब ईसीओ काटेगा टीसीएस, सप्लायर जीएसटी ईसीओ टीसीएस, सप्लायर जीएसटी ईसीओ टीसीएस, ये याद रखना, ठीक है। लॉजिकल है, क्योंकि यही टीसीएस का लुट के जब काटेगा, जमा करेगा, सप्लायर के ई कैश लेजर में जाएगा, और यही सप्लायर वो ई कैश लेजर को यूज करके ये 18,000 की लाइबिलिटी, 1800 की लाइबिलिटी पे कर देगा, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट दोस्तों, पर अगर ऐसा सीन होता है, ईसीओ है, सप्लायर है, रिसिपेंट है, राइट, तो ये सप्लायर जो है, ओके, वो डिसाइड करता है कि भैया मैं तो अभी अनरजिस्टर्ड ही हूँ, डिसाइड करता है, वो क्या डिसाइड करेगा, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बिकॉज उसका एग्रीगेट टर्नओवर लेट्स से 10 लाख है और उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख था, ठीक है, और ये होटल वाले का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो फिर इसे केस में ओके, वो 10,000 वाले ट्रांजैक्शन पे जो 18% टैक्स है वो ईसीओ पे करेगा अंडर 9.5। तो जब पूरे ट्रांजैक्शन पे पूरा जीएसटी ही पे कर रहा है कौन, ईसीओ, तो नहीं काटेगा वो टीसीएस, अरे नहीं काटेगा वो टीसीएस, अरे टीसीएस क्यों काटेगा वो, अरे टैक्स ही पूरे ट्रांजैक्शन पे वो दे रहा है गधे, राइट, सिंपल सी बात है। और इसीलिए क्या है, वो टीसीएस नहीं काटेगा, बिकॉज टीसीएस काट के क्या उखाड़ लेगा, सप्लायर तो है ही अनरजिस्टर्ड, उसके ई कैश लेजर में थोड़ी जमा होगा, उसका ई कैश लेजर ही नहीं है, अरे उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, नॉनसेंस, समझा ये केस। तो यहाँ पे फिर सिर्फ ईसीओ ही क्या है, पे करेगा टैक्स, टीसीएस कुछ नहीं कटेगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो पहले आप, ओके। दूसरा, जैसे मैंने बताया, टीसीएस जो है वो 1% आप काटोगे नेट टैक्सेबल सप्लाईज। नेट टैक्सेबल सप्लाईज क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आज दोस्तों अगर हम लोग क्विकली ये क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है कि सेल ऑफ गुड्स वर्थ 1,47,500 हैज बीन मेड, राइट, एंड the taxable value of 1,40,000 sold by A Limited to B Limited has been done। अच्छा, इसमें याद रखना सब ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन थ्रू ROL विच इज बेसिकली नथिंग बट अ ECO, ये ऐड कर देना, मेरे एंड से चूक हुई है, माय बैड, ओके। तो ROL एक ECO है और उसके थ्रू ही सब ट्रांजैक्शंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब बेचा गया तो सेल्स कितना हुआ, 1,47,500, नाउ दिस इज इंक्लूडिंग जीएसटी, समझा। और सेल्स रिटर्न में उन्होंने नॉमेनक्लेचर क्या यूज किया कि 1,40,000 हुआ है, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। तो दोस्तों जब टैक्सेबल वैल्यू होता है ना, उसका मतलब दैट अमाउंट इज एन अमाउंट ऑन विच जीएसटी विल बी चार्ज्ड, सो दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट। तो अब मुझे क्या करना है, वेरी सिंपल, मुझे इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बना है, तो 18% मुझे पता ही है, तो 18% निकाल दूंगा तो 1,25,000 आ जाएगा। तो अब सेल्स है 1,25,000, सेल्स रिटर्न है 1,40,000, तो क्लियरली दोस्तों मेरा नेट टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, नील, बिकॉज यहाँ पे मेरा सेल्स रिटर्न इज मोर देन सेल्स, डन। और इसीलिए यहाँ पे 1% जो है वो नहीं आएगा। आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। बस इतनी सी बात करना चाहता था दोस्तों, ठीक है, कि नॉमेनक्लेचर पे जो खेला है मज़ा आ गया भाई, यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू बोल के गजब कर दिया है। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम 21/10 to 30/10 by the way of transportation of passengers by motor vehicle by X Limited registered under GST, right, in Karnataka amounting to 5,50,000. It includes 1,50,000 against transportation services provided by Omnibus.
तो यहाँ पे भी याद रख 1,50,000 ओमनी बस है। ओमनी बस का सप्लायर अगर बॉडी कॉपरेट होता है, कंपनी होता है, तो ओमनी बस ही पे करेगा 9(1) के तहत, वो केस 9(5) में कवर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, 9(1) में सप्लायर पे करेगा जीएसटी, तो टीसीएस काटेगा ईसीओ। तो 1,50,000 पे क्लियरली दोस्तों 1% टीसीएस कटेगा 1,500, और वही 1,50,000 पे 18% जीएसटी पे करेगा कौन? सप्लायर ऑफ ओमनी बस यानी एक्स लिमिटेड। और जो रिमेनिंग अमाउंट है दोस्तों 5.5 में से 1.5 चला गया, तो बचा कितना? 4। वो 4 पे सिर्फ पूरा 18% पे करेगा ईसीओ, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में हमेशा ईसीओ ही टैक्स पे करता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओमनी बस। ठीक है, डन। एंड थर्ड माय डियर फ्रेंड्स इज मिस ज़ारा। तो मिस ज़ारा होटल बुक करती है दोस्तों आरओएल के थ्रू, राइट? आरओएल या एमआरएल ले लो, यहाँ पे ईसीओ का नाम एमआरएल है। ठीक है, और होटल जो है दोस्तों वो रजिस्टर्ड है राजनिवास पैलेस। तो फिर सिंपल सी बात है, अगेन 1,50,000 पे होटल पे करेगा टैक्स, जीएसटी 18%। 1,50,000 पे जितने का सप्लाई दिया है, जितने का पेमेंट मिला उस पर नहीं, और वही 1,50,000 पे टीसीएस भी क्या काटा जाएगा बाय एमआरएल। सिंपल, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 and question number 3 are very important because they are actually based on amendments, right? Amendment with respect to ONDC. तो दोस्तों ONDC is basically aggregator of aggregators, समझा? यानी ये यूपीआई ऑफ एग्रीगेटर्स है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप समझे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक छोटा सा क्या उदाहरण दूँ, यही ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाओ। तो आज तृप्ति दिमरी एक बायर है, वो ओएनडीसी पे ऑर्डर प्लेस करती है, राइट? कि मुझे लेट्स से शूज़ चाहिए अमेजोन से। ठीक है, तो ये प्लेस करेगी ऑर्डर ओएनडीसी के साथ, जो बायर साइड ईसीओ है। क्यों बायर साइड ईसीओ? बिकॉज वो तो ओएनडीसी पे उसने लॉगिन किया है ना, और ऑर्डर भी ओएनडीसी से किया है उसने। परफेक्ट। फिर ओएनडीसी ये जो मेन एग्रीगेटर है, जिस पे सेलर लिस्टेड है अमेजोन, उसको ये ऑर्डर क्या डायरेक्ट कर देता है, और अमेजोन ये ऑर्डर डायरेक्ट कर देता है एक्चुअल सप्लायर को, जो माल बेचेगा, जो है मिस्टर रणबीर। ठीक है, तो इस सिनेरियो में टीसीएस कौन काटेगा? तो सिंपल सी बात है, सप्लायर को पैसा किसने दिया? अमेजोन। अमेजोन ही काटेगा टीसीएस। तो लास्ट पर्सन जो सेलर को पैसा देगा उस पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कार्टोफाई टीसीएस, राइट? तो यहाँ पे सेलर साइड ईसीओ काटेगा टीसीएस। बट दोस्तों अगर सेलर साइड ईसीओ और सेलर खुद एक ही व्यक्ति है, जैसे अमेजोन खुद अपने ही प्रोडक्ट्स, अमेजोन बेसिक्स अपने ही प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचता है, तो जैसे और ही भाई अपने, उसने बेटा क्या किया है, सेल्फी स्टिक लिया है अमेजोन बेसिक्स से, जो अमेजोन का ही ब्रांड है, जो अमेजोन ईसीओ पे ही बिकता है। तो यहाँ पे सेलर साइड ईसीओ और सेलर एक ही है। तो जैसे मैंने बताया, आप ये देखो कि सेलर को लास्ट पैसा किसने दिया है, तो भैया बायर साइड ईसीओ ने, तो फिर बायर साइड ईसीओ काटेगा टीसीएस, राइट? परफेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे एग्जांपल दीजिए, क्या होगा? मिस बबीता, अरे पपीता नहीं बबीता, of Mumbai bought TV through ONDC app from Amazon, and Amazon directed order to Jethalal Pune for the same. The supply was amounting to 1 lakh. Who will deduct TCS? तो clearly Amazon, क्योंकि वो seller side ECU है। कितना काटेगा? 1% on 1 lakh, that is 1000. Okay, perfect. And since transaction is बेटा मुंबई और पुणे, तो CGST SGST 500। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों मिस श्रद्धा है, वो ओएनडीसी पे जाती है और फिर ओएनडीसी के थ्रू दोस्तों अमेजोन से गुड्स खरीद रही है। तो यहाँ पे सप्लायर और सप्लायर साइड ईसीओ, सेलर साइड ईसीओ एक ही है, तो फिर जो बायर साइड ईसीओ है यानी कि ओएनडीसी, वही काटेगा टीसीएस। ठीक है, एक और इसके रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आरटीपी नवंबर 24 में भी है, वो भी मैं ले लेता हूँ। उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऑनेस्टली, ऐसे मत करो, जाओ जाके लिखो अभी क्वेश्चन के बाद। तो दोस्तों क्वेश्चन 14 आरटीपी नवंबर 24, राइट? यहाँ पे क्लियरली बोला है, जिग्नेश है दिल्ली का, वो
बुक करता है अकोमोडेशन थ्रू एन ईसीओ जो है पीएमटीएल, राइट, और कौन सी होटल में बुकिंग करता है, ये पीआरएल में, ठीक है, और पीआरएल का टर्नओवर कितना है, 18 लाख का है, ठीक है। यहाँ पे ओके, सिंपल सी बात है, पीआरएल रेजेस एन इनवॉइस ऑन 1 लाख, पीएमटीएल कलेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम जिग्नेश आफ्टर डिडक्टिंग इट्स फीस एंड अदर सेम चार्जेस रिमेन्स द सेम टू पीआरएल, राइट। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ओके, अगर आप देखेंगे डायग्राम तो ये जिग्नेश भाई है, ये अपने पीएमटीएल गए planmytrip.com और फिर वो इंक्वायरी गई पीआरएल को, ठीक है, यहाँ पे ऐसा गया, और पीआरएल है अपना होटल जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे पूरा टैक्स कौन पे करेगा, 18% के हिसाब से पीएमटीएल, समझा, और 9(5) के तहत ये ट्रांजैक्शन कवर हो जाएगा और कोई टीसीएस यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स नहीं कटेगा, ठीक है, परफेक्ट। अब एक क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, यहाँ पे चेक करो, सपोज इन द अबव केस facts remaining the same, if PRL is supplying accommodation service, is also an ECO registered in UK, okay, as well as a regular taxpayer, as it has exceeded the threshold limit, and PMTL has an agreement with PRL for booking the accommodation at the time when Jignesh booked the accommodation, right? तो आज यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, जिग्नेश ने कांटेक्ट किया प्लान माई ओके ट्रिप लिमिटेड को, और प्लान माई ट्रिप ने पीआरएल को किया। अभी पीआरएल याद रखना होटल भी है एंड ईसीओ भी है खुद। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे ये सेलर भी है और ये सेलर साइड ईसीओ भी, और मैंने क्या बोला, सेलर को लास्ट पेमेंट किसने दिया, इसने। ये कौन है, बायर साइड ईसीओ। तो टीसीएस भी कौन काटेगा, बायर साइड ईसीओ, यानी कि पीएमटीएल काटेगा टीसीएस। समझू बेटा, समझू, यस ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सर्विस के रिलेशन था, जनरली मैं गुड्स के रिलेशन में देता हूँ, पर ये सर्विस के रिलेशन में था, तो आई थॉट इट विल बी अ गुड वेराइटी टू एक्सप्लोर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, एग्जेम्पशंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक एग्जेम्पशन आया है विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि आप अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस देते हो, राइट, फिर स्लम रिहेबिलिटेशन सर्विस है, फिर वाटर कंजर्वेंसी के रिलेशन में, सैनिटेशन के रिलेशन में आप सर्विस देते हो टू गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो आप एग्जेम्प्ट हो। सप्लायर कोई भी हो सकता है, रिसिपेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी होना चाहिए, राइट। तो सिंपल सी बात है, एमएससी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट। पब्लिक सेक्टर यूनिट टैक्सेबल। डीएमएफटी दोस्तों, ये भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी का तरह ही ट्रीट किया जाएगा। रिसेंट अमेंडमेंट है नवंबर 24 का, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसको भी आपको करना पड़ेगा एग्जेप्ट, ठीक है, डन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन 2 की बात करें तो, मिस्टर डॉली सप्लाइंग सर्विस बाय द वे ऑफ मेंटेनिंग कम्युनिटी एसेट्स टू सीपीडब्ल्यू। These activities are mentioned in 11th and 12th schedule of Constitution of India under Article 243 G and W. It makes composite supply by the way of horticulture where goods supplied is 20% of the value of composite supply. तो दोस्तों 20% है, right, and it's not exceeding 25%, तो ये exempt होगा। पर अगर ये 35% होता तो ये हो जाता है taxable। समझो, ओके, यस। नेक्स्ट, इसरो दोस्तों अगर क्या है, प्रोवाइड कर रहा है सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस, एग्जेम्प्ट। अगर वही प्राइवेट प्लेयर कर रहा है, इसरो नहीं कर रहा है, अदानी कर रहा है, तो भी एग्जेम्प्ट, क्योंकि अभी सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस कोई भी दे सकता है। पहले सिर्फ इसरो दे सकता था, पर अब कोई भी दे सकता है। तेरे में ऑक्स है, तू दे, समझा, यस। मैकेंजी यूएसए प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नल एसेट मैनेजमेंट सर्विस टू आरबीआई। दोस्तों ये एक ऐसा सर्विस है विच इज इन रिलेशन टू फॉरेक्स मैनेजमेंट सर्विस, ओके। तो ये दोस्तों क्या है, हमको पहले एग्जेम्प्ट करवाया जाता था, पर अब ये टैक्सेबल हो गया है, याद रखना, ठीक है, परफेक्ट।